In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इम्यूनिटी। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डेफिनेशन पहले आपको समझाते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट पैथोजन। ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर जो कि किसी भी पैथोजन मीन डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कि अगर वो बॉडी के अंदर आए तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उस पैथोजन को, उस डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को, उस कैंसरस सेल को, उस ओल्ड सेल को क्या करे, रेजिस्ट करे। तो इसमें सिर्फ पैथोजन नहीं है, पैथोजन के अलावा इलिमिनेट कैंसरस सेल। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे इसमें ऐसा सिस्टम है जैसे नेचुरल किलर सेल है, तो वो क्या करते हैं कि वो कैंसरस सेल को रिमूव करते हैं एंड आल्सो स्केवेंज द डेड सेल। और अगर बॉडी में डेड सेल है, फंक्शनलेस सेल है, तो वो सारे वो क्या करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो इम्यून सिस्टम को की डिफिनेशन कैसे हो गई कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट पैथोजन, टू इलिमिनेट कैंसर सेल एंड टू स्केवेंज द डेड सेल। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब मीन्स ऑफ डिफेंस कौन कौन से हैं, कौन से तरीके हैं, डिफेंस सिस्टम के कितने लेयर्स है, डिफेंस सिस्टम के कितने लाइंस है। तो 3 लाइन है। एक का नाम है फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस का ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो इंटर होने से पहले जो बैरियर का सामना उसे करना पड़ता है वो क्या है, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। पहले आज के लेक्चर में फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फिर सेकंड लाइन थोड़ा लंबा है तो 1 या 2 लेक्चर में उसको पढ़ेंगे और फिर थर्ड लाइन डिफेंस को पढ़ लेंगे। फर्स्ट लाइन डिफेंस को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। तो ये वो बैरियर है जो ऑर्गेनिज्म के एंट्री से पहले बॉडी के सरफेस पे या कुछ केसेस में बॉडी के अंदर उसको उसका सामना करना पड़ता है। तो कितने टाइप है इसके फर्स्ट लाइन के। एक तो ये 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट लाइन में, ये आपने याद करने हैं। ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बैरियर है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक डिजीज या एक पैथोजन के लिए है, ये बहुत सारों के लिए है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। और दूसरा ये इननेट इम्यूनिटी है। ये वाली जो इम्यूनिटी आज पढ़ेंगे ये सब में होता है, ये बाय बर्थ होता है, पैदाइश के वक्त से ये हमारे साथ होता है। इसके फर्स्ट लाइन डिफेंस के कंपोनेंट है और इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो स्किन है, स्किन बैरियर है और ये मेन कंपोनेंट है फर्स्ट लाइन डिफेंस का। स्किन के अलावा और कौन कौन से है, तो एसिड है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, और म्यूकस और सीलिया रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। कुछ हमने एक टाइटल के अंदर जिसको अदर्स का नाम दे दिया कि कुछ जो छोटे मोटे है जैसे आई है, जैसे एयर है और जैसे यूरिनरी सिस्टम है, इसको अलग पढ़ेंगे। सबसे जो मेन है स्किन, पहले उसको पढ़ते हैं कि ए नंबर पे स्किन एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। स्किन के बाद हम फिर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कौन कौन से हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद हम रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सीलिया म्यूकस है वो पढ़ेंगे, और फिर अदर्स में आई, ईयर वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ये 4 हेडिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्किन पढ़ते हैं कि स्किन क्या रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में। तो हमें पता है कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि एक्सटर्नली बॉडी के प्रेजेंट होता है। अगर ये इंटेक्ट हो, स्किन अगर इंटेक्ट हो, उसमें कोई कट ना हो, तो ये बैरियर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसको अल्लाह ताला ने ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि ये फिजिकली बैरियर है। इसके अलावा ये केमिकल भी रिलीज करता है जो पैथोजन को मना करने के काम आते हैं। सबसे पहले फिजिकल कंपोनेंट इसका पढ़ते हैं और फिर इसका केमिकल कंपोनेंट ऑफ द स्किन पढ़ते हैं। स्किन में दोनों है, फिजिकली भी ऑर्गेनिज्म को मना करता है और केमिकली भी। फिजिकल के अंदर हम 3 लेयर इसके पढ़ते हैं कि इसका एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे जो ऊपर लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, वो एपिडर्मिस है। दरमियान में बड़ा वाला डर्मिस है और डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस है। तो डर्मिस से अबव जो पार्ट है, ईपी मीन अबव, वो एपिडर्मिस है, और जो बिलो है, हाइपो मीन बिलो, तो हाइपोडर्मिस है। अब देखिए तीनों लेयर को अलग अलग पढ़ते हैं, जिसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम में, तीसरा जो है वो सपोर्टिंग है।
एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स है सेल के, जो कि टाइटली पैक्ड है, जो कि कंपैक्ट है। ये जो सेल है ऊपर वाले, ये एक दूसरे के बड़े करीब है, एक सेल दूसरे के करीब है, तो कुर्बत की वजह से, करीब होने की वजह से, कंपैक्ट होने की वजह से इसके दरमियान में क्या नहीं है, इसके दरमियान में जगह नहीं है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जा सके। तो एक तो ये कंपैक्ट है, टाइटली पैक है, और इसके ऊपर कुछ डेंड्राइटिक सेल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ भी करते हैं। तो फंक्शन के अंदर ये सारी बातें पढ़ेंगे कि ये नेचुरल बैरियर है, स्किन नेचुरली प्रेजेंट होता है सबके बॉडी में, नेचुरल शेडिंग ऑफ डेड स्किन, स्किन के साथ क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रास्ता नहीं देते, तो ये ऊपर जम हो जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्किन क्या करता है कि पीरियडिकली ये शेडिंग करता है, नेचुरली ये जो ऊपर लेयर है वो गिर जाता है ऊपर से, तो क्या होता है कि अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी लेके जाते हैं, तो नेचुरल शेडिंग हो जाता है। और तीसरे नंबर पे इनगल्फ द पैथोजेन बाय डेंड्राइटिक सेल, इसके ऊपर कुछ सेल्स है जिसका नाम डेंड्राइटिक है, और वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करते हैं। तो एपिडर्मिस बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ कि ये सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं तो वो एपिडर्मिस के पास आते हैं, और उसने क्या किया, एपिडर्मिस ने क्लूजली वो ऐसे कांटेक्ट में है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं दे रहे। दूसरा डर्मिस लेयर है, डर्मिस में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो केमिकल में भी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर ग्लैंड्स है, और वो ग्लैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डर्मिस क्या करता है, कोलाजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इस डर्मिस के अंदर बहुत सारे ऐसे धागे हैं, ऐसे फाइबर है जो इसको स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिडर्मिस, ऊपर वाले लेयर को यानी एपिडर्मिस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कंटेन ग्लैंड्स, और इसके अंदर ग्लैंड्स है जिसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, और वो हम केमिकल में भी पढ़ने वाले हैं। तो डर्मिस का अहम काम ये हुआ कि इसने ग्लैंड्स भी दे दिया और इसको प्रोटेक्शन भी, अगर फिजिकली बैरियर है ऊपर वाला लेयर तो उसके नीचे डर्मिस मजबूती से उसको क्या दे रहा है, सहारा। और हाइपोडर्मिस, उसमें तो फैटी टिश्यू एंड अदर कुछ टिश्यू जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें इंक्लूड करे, एंड कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करता है, देट सपोर्ट अदर लेयर, जो कि बाकी जो लेयर से ऊपर वाले उसको सपोर्ट देता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बोन्स के टॉपिक में ये हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि डिफेंस में इसका इतना रोल नहीं है तो हमने इसको इसलिए शॉर्ट किया। तो ये तो था फिजिकल बैरियर की, फिजिकली स्किन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है, एक दरवाजे का काम ये कर रहा है कि इसने दरवाजा बंद किया हुआ है। अब दूसरा केमिकल, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द स्किन के अंदर जो डर्मिस में अभी हमने ग्लैंड पढ़े, तो बड़े दो इंपॉर्टेंट अहम ग्लैंड है, एक का नाम स्वेट ग्लैंड है और दूसरे का नाम सेबेशियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है, पसीना प्रोड्यूस करता है, इसमें आप लिखो परस्पायरेशन। तो जो परस्पायरेशन होता है तो उसमें क्या होता है उस पानी में कि उसका पीएच जो है वो कम होता है, ये सेलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और वो सेलाइन एनवायरनमेंट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं और ग्रोथ नहीं कर पाते। दूसरा, स्वेटिंग के अंदर एक एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर भी हम पढ़ेंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करते हैं कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को लाइसिस करते हैं, उसकी लाइसिस जब हो जाती है तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता और बैक्टीरिया मर जाता है। तो स्वेट ग्लैंड ने ये दो काम किए। और जो सेबेशियस ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, हमारे डर्मिस के अंदर, स्किन के अंदर ऐसे ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनफैक्ट ये दोनों, और ये क्या करते हैं कि ऑयल प्रोड्यूस करता है। और ये ऑयल, ये जो सेबेशियस ऑयल है, सीबम जो है सेबेशियस ग्लैंड से जो प्रोड्यूस होता है, ये बाहर आके इस सरफेस पे क्या करता है, स्किन को एक अच्छा क्वालिटी दे देता है, और इसकी वजह से स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है। स्किन फ्लेक्सिबल होता है तो इसमें वियर एंड टियर नहीं हो जाता, जब वियर एंड टियर नहीं हो जाता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फिर एंटर हो जाते हैं। और ये पीएच को भी लो करता है ये सेबेशियस या ये सीबम, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन ग्रोथ नहीं कर पाते। तो स्किन के अंदर हमने दो पढ़े कि फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से है और केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने इसको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं कि लेट से हम सपोज करते हैं कि स्किन इनटेक है, उसमें कोई भी कट नहीं लगा। जब कट नहीं लगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाएंगे, हमने सारे पढ़ लिए। लेकिन हम देखते हैं कि स्किन में जगह जगह सुराख है, जैसे नाक है, नतने जो है, जैसे मुंह है,
जैसे आई है, तो ये सारे उसके लिए सुराख है। ये सुराख क्या करते हैं, इसके अंदर जरासीम चले जाते हैं। तो जब इसके अंदर जरासीम जाते हैं तो उसके लिए भी फर्स्ट लाइन डिफेंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्योंकि हम ज्यादा खाना सारा दिन खाते हैं या फिर सांस लेते हैं तो हम अंदर जरासीम को इनहेल करते हैं। अगर ये जरासीम कहाँ पे चला जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या है, जैसे आपने निवाला खाया और उसमें जरासीम है, तो सबसे पहले इस जरासीम ने सलाइवा का सामना करना है। सलाइवा क्या होता है कि ये जो मुंह में थूक है, ये सलाइवा, इसके अंदर कुदरत ने एक एंजाइम रखा है जिसका नाम लाइसोजाइम है। तो अगर खाना हमसे थोड़ा सा कंटामिनेट हुआ, उसके अंदर कोई मक्खी वगैरह के बैठ गई और उसमें जरासीम डाल दिए, तो कुदरत ने मुंह के अंदर ऐसा एंजाइम पैदा किया है जिसका नाम लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया के बैरूनी वाल को, जिसको आप सेल वाल कहते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं, उसको खत्म कर देता है और बैक्टीरिया जो है आगे मर जाता है। फिर भी अगर ये बैक्टीरिया अंदर भी जाए तो अल्लाह ताला ने HCl की शक्ल में मैदे के अंदर ये तेजाब पैदा किया है। ये बड़ा तेज तेजाब है, पोटेंट है, इसका pH बहुत लो है और ये क्या करेगा, पैथोजन को किल करेगा। तो देखो कि कितने लेयर है, स्किन से अगर अंदर भी चला गया, बाहर तो स्किन था, आपने खाना खा लिया, खाने के साथ आपने क्या खा लिया, जरासीम, तो जरासीम सलाइवा में मर गया। फिर भी अगर नहीं मरा, आपने जल्दी जल्दी खाना खाया और वो खाना अंदर गया, तो इस पैथोजन को किसने किल किया, अभी HCl ने। अब अगर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया है, जैसे बहुत सारे और एंजाइम है स्टमक के अंदर, जैसे पेप्सिन है, तो एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा बैक्टीरिया को। और ये जो गुड बैक्टीरिया है वो कंपीट फॉर शेल्टर एंड फूड। जो बैड बैक्टीरिया है उसके लिए फूड के लिए, खाने के लिए और शेल्टर, उसको घर ही नहीं प्रोवाइड करेगा, जगह ही नहीं छोड़ेगा। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया अगर अंदर हो तो बुरे वाले के लिए जगह फिर नहीं रहती। अच्छा सोच जहन में हो तो बुरा सोच आ ही नहीं सकता। अच्छे वाले बैक्टीरिया अंदर हो तो बुरा वाला बैक्टीरिया जब जाएगा तो उसको सामना करना पड़ेगा इस अच्छे वाले बैक्टीरिया का, जो हमारे साथ अच्छा है। तीसरा, आपने अभी सांस के अंदर इनहेल किया बैक्टीरिया को, तो फिर भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सीलिया कहते हैं, और म्यूकस है। म्यूकस गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये म्यूकस क्या करेगा, ये उस बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा। जब बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा तो कौन बाहर निकालेगा उसको, सीलिया। सीलिया फिर अपर ऐसे बीटिंग करता है, ऐसे मूवमेंट करता है, और उस बीटिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह म्यूकस में ट्रैप हुए हैं उसको निकालता है और स्पूटम की शक्ल में हम फिर उसको बाहर थूकते हैं। इसके अलावा इसने तो फिल्ट्रेशन कर दिया, लेकिन स्नीजिंग भी एक प्रोसीजर है कि अभी अगर कोई चीज अंदर चला गया तो स्नीजिंग भी हमें प्रोटेक्शन देता है। जो चींक आता है, ये चींक फायदे का होता है। कोई अंदर ऐसा मटेरियल गया है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं है, जो कि फॉरेन बॉडी है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पीछे से क्या करता है, जोर से प्रेशर लगाता है और स्नीजिंग करवाता है, जिससे वो चीज बाहर आ जाता है। तो स्नीजिंग इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर सिस्टम। अदर्स में जैसे अगर कोई चीज आई के अंदर चला गया, तो एक तो आई के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर आईलेड और आई लैशेस बनाए हैं, जो क्या करता है कि चीजों को अंदर जाने नहीं देता। फिर भी अगर अंदर गया तो ऐसे टीयर्स है, जैसे आंसू है, तो आंसू बहाना भी अच्छी बात है क्योंकि उसमें क्या होता है कि जरासीम बाहर निकलते हैं। ईयर के अंदर अगर कानों के अंदर गया तो उसके अंदर कुदरत ने वेक्स पैदा किया है, वो वेक्स क्या करेगा, इसको ट्रैप करेगा। और अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर गया तो यूरिनरी ट्रैक का या यूरेथ्रा का काफी लंबा साइज है, मेल में तो बहुत ज्यादा है। तो ये जब आगे जाएगा तो ऊपर से यूरिन आएगा, जब यूरिन आएगा तो इसको दोबारा निकालेगा। तो ये जो यूरिन है ये हमारे लिए क्या है, एक किस्म का बैरियर है जरासीम के लिए, और जरासीम अंदर नहीं जा पाते। जब नेक्स्ट टाइम ग्रोथ करते हैं और फिर अंदर जाते हैं तो आपने और पानी पिया होगा और फिर और यूरिन आप पास करोगे तो ये यूरिन के साथ बाहर निकलेगा ये जरासीम और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और भी इस सिस्टम के अंदर पीएच का भी बात है कि वो पीएच जो है वो फेवरेबल नहीं है जरासीम के ग्रोथ के लिए। हमने क्या पढ़ा, इम्यूनिटी। हमने इम्यूनिटी को डिफाइन किया कि ये एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो रेजिस्ट कर पाए ऐसे माइक्रोब्स को। इसके अलावा कैंसरस सेल को भी रेजिस्ट कर पाए, कैंसरस सेल को भी निकाले, और इसके अलावा ये डेड सेल
कि स्कैवेंजेस करे, उसको पकड़े और उसको डाइजेस्ट करे। मीन ऑफ डिफेंस 3 किस्म के हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन जो है उसमें जो कंपोनेंट है वो स्किन है, मेन कंपोनेंट स्किन है। स्किन के अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी चीज़ें हैं जो कि इसका हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अदर्स के अंदर हमने फिर एयर और आईज और यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। स्किन के बारे में 2 हमने पढ़े कि एक जो ये स्किन है इसका फिजिकल कंपोनेंट भी है और केमिकल भी है। फिजिकल में हमने 3 लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ा कि फिजिकली ये जरासीम को एंट्री से रोकते हैं। और फिर केमिकल में हमने 2 पढ़े कि स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड में हमने पढ़ा कि जो स्वेटिंग है वो सेलाइन है और उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है। और सेबेशियस के अंदर सीबम जो आयल है, जो येलो कलर का आयल निकलता है हेयर रूट से और बाहर निकल आता है, तो वो क्या करता है कि स्किन की क्वालिटी को मेंटेन रखता है जहां पे जरासीम की ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि अगर मुंह के अंदर जाना चाहे जरासीम तो पहले सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम है जो उसको किल करेगा, फिर HCl स्टमक के अंदर जो उसको किल करेगा, फिर कुछ एंजाइम है जो शेल्टर जो एंजाइम है जो उसको डाइजेस्ट करेगा। और ये शेल्टर और फूड वाली बात किस में है? गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर है जो कि बैड बैक्टीरिया के लिए जगह नहीं छोड़ता। और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए अगर जरासीम जाना चाहे तो हमारे पास क्या है? सीलिया और म्यूकस जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि फिल्ट्रेशन करवाता है, जरासीम जो है उसको फिल्टर आउट कर देते हैं और स्पूटम में फिर बाहर निकल आ जाते हैं वो जरासीम। और स्नीजिंग भी जब हम करते हैं तो कोई फॉरेन बॉडी अंदर चला जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए ऐसा होता है। अदर में फिर आई के ऊपर आई लैशेज है, आई लिड्स है और टीयर प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जरासीम अंदर ग्रोथ नहीं कर पाते। एयर्स के अंदर वेक्स है जो कि ट्रैप करता है जरासीम को। और यूरिनरी ट्रैक जो है उसके अंदर यूरिन का जो फ्लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि बैक्टीरिया जो है अंदर ना पहुंच पाए। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।